कृषि पढ़ने के बाद राजस्थान राज्य की कृषि पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं हम। राजस्थान की कृषि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। सबसे पहले हम राजस्थान की कृषि को भारत की कृषि के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले देखते हैं राजस्थान की कृषि का भारत में कौन सा स्थान है। भारत में राजस्थान की कृषि का कौन सा स्थान है? वो है 9वां स्थान। वैसे देखें तो 8 राज्य ऐसे हैं जो भारत में राजस्थान की कृषि को 8 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान से पहले उच्च माने जाते हैं। और वैसे अगले क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का राजस्थान में 11% हिस्सा है जो राजस्थान में कृषि योग्य भूमि के रूप में माना जाता है। ये दो बातें भारत की कृषि के साथ राजस्थान की कृषि के लिए कंपैरिजन की जाती है। उसके बाद एक राजस्थान की कृषि को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द को नाम से जाना जाता है हरित क्रांति। हरित क्रांति एक ऐसा शब्द है जिसके आने में राजस्थान की कृषि और भारत की कृषि में बहुत तेजी से विकास हुआ। उत्पादन में, बीज उत्पादन में, क्षेत्रफल में, प्रत्येक फसल की अच्छी तरह से उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। हरित क्रांति का शब्द आने के बाद ये एक फसल चक्र में सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। चलो सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति को भारत में सबसे पहले किस सन में लाया गया? तो इसे 1966 से 1967 के मध्य लाया गया, 1966 और 67 के मध्य हरित क्रांति को। अगले स्टेज में बात करते हैं तो हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज। हरित क्रांति का श्रेय विश्व स्तर पर किसे दिया जाता है? सबसे पहले विश्व स्तर पर बात करते हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ये लो, विश्व स्तर पर हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय स्तर पर हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। ये है हरित क्रांति से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें। अगले स्टेज पर हरित क्रांति से सबसे महत्वपूर्ण है किन फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? वो है गेहूं व चावल। ये 2 फसलें हैं जिनका प्रभाव हरित क्रांति पर सबसे तेजी से पड़ा। और सबसे तेजी से किन राज्यों में इसका प्रभाव अधिक रहा? तो वो है पंजाब व हरियाणा। ये लोग, ये हरित क्रांति से संबंधित बातें हो गई। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस हरित क्रांति को लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में समस्त कृषि की फसलों में वृद्धि में व उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना। ये लो, ये हरित क्रांति के बारे में बात होगी। हरित क्रांति को 1966 से 1967 के मध्य लाया गया। विश्व स्तर पर इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। भारतीय स्तर पर इसका श्रेय एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है। किन 2 फसलों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा? वो है गेहूं और चावल। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर इस क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उद्देश्य क्या था? भारत में कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना हरित क्रांति का उद्देश्य था। हरित क्रांति से चरण से जुड़े हुए अगले स्टेज पर बात करते हैं हम सभी क्रांतियों के बारे में। एक क्रांति हो रही थी, उसके नाम से जाना जाता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को लाया गया 1970 में। 1970 में लाया गया। इसको भारतीय स्तर पर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये लो, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। नाम से पता चलता है श्वेत क्रांति है, तो इसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को तेजी से वृद्धि करना। वैसे देखें तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है और राजस्थान का भारत में सेकंड स्थान, दूसरा स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान दुग्ध उत्पादन में माना जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड परियोजना के नाम से भी जाना जाता है।
ये बात होगी श्वेत क्रांति के बारे में। इसे 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ऑपरेशन फ्लड परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। भारत का दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। अगली क्रांति के बारे में कुछ और क्रांति की बात करते हैं, वो जुड़ी हुई आप सबसे पहले मैं मुख्य रंगों के परंपराएं की क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन व टमाटर से। टमाटर व मांस को अत्यधिक तेजी से वृद्धि करने की लाल क्रांति का संबंध है। और फिर आता है काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है? वो है क्रूड ऑयल व पेट्रोलियम से। अगली स्टेज पर आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है खदान प्रसंस्करण से। फिर आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिल व सरसों उत्पादन से। फिर आता है नीली क्रांति। इसका संबंध है मछली उत्पादन या मत्स्य पालन से। मछली उत्पादन से। उसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। इसका संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। ये तो वो क्रांति है जो रंगों के आधार पर बनी हुई है। अगले स्टेज पर बात करते हैं रजत क्रांति। इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका उपनाम है। आंध्र प्रदेश अंडों का टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। उसके बाद आता है दुस्तर क्रांति। दुस्तर क्रांति। इस क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। भारत में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान राजस्थान का माना जाता है। ये है प्रमुख क्रांतियां। और कुछ और क्रांतियों के बारे में बात करते हैं इसी के साथ जुड़ी हुई। 3 अगले स्टेज पर बात करते हैं सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? J&K। ठीक है। फिर बात करते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति के नाम से जाना जाता है पटसन या जूट को। जूट उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। फिर आता है सिल्वर रेशा। सिल्वर रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन में। कपास उत्पादन में भारत राजस्थान में सबसे अग्रणी राज्य गंगानगर को माना जाता है। फिर आ जाता है सुजलाम सुफलाम क्रांति। इस क्रांति का संबंध है माही नदी से। इसे माही नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस सुजलाम सुफलाम क्रांति का है। फिर आता है NH क्रांति। NH क्रांति का संबंध है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से, जो सड़क परियोजना के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है सदाबहार क्रांति। इसका संबंध है कृषि एवं जैव तकनीकी उत्पादन से। कृषि व जैव तकनीकी उत्पादन से। उसके बाद आता है मूंग क्रांति। इसका संबंध है मोटे अनाज से।
बात करते हैं परिणामी क्रांति। इसका संबंध है भिंडी उत्पादन से। फिर अगले स्टेज पर बात करते हैं अमृत क्रांति। इस क्रांति का संबंध है भारत में नदी जोड़ परियोजना से। एक परियोजना और है जिससे नाम से जाना जाता है गंगा क्रांति। इसका संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सी क्रांति है? गंगी क्रांति। अगले स्टेज पर बात करते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति। कौन सी क्रांति? ग्रीन गोल्ड क्रांति। इसका संबंध है चाय उत्पादन से। अगले स्टेज पर बात करते हैं हरित सोना क्रांति, जिसे हरा सोना भी कहते हैं। इसका उत्पादन है बांस उत्पादन से। बांस उत्पादन में राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में सबसे अधिक माना जाता है बांस उत्पादन से। कुछ और क्रांतियों के बारे में बात करते हैं। अगले स्टेज पर दो चार क्रांतियां और बची है जिनके बारे में साथ में बात कर लेते हैं। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा उत्पादन से। फिर आता है प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति का संबंध है दालों के उत्पादन से। फिर अगले स्टेज पर बात करते हैं सलेटी क्रांति। इसका संबंध है उत्पादन से। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रांति, इसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। यह क्रांति सभी क्रांतियों पर नजर रखने के लिए, कृषि के उत्पादों पर नजर रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति को लाया गया। इसे सन 2000 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया। ये महत्वपूर्ण क्रांतियां खाकी क्रांति, प्रोटीन क्रांति, सलेटी क्रांति और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रधनुष क्रांति को सन 2000 में स्वामीनाथन ने किसके उद्देश्य से लाया गया? सभी क्रांतियों और सभी कृषि उत्पादों पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति को लाया गया। इसी के अगले स्टेज पर हम कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधानों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर। राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1943 में की गई। फिर अगले स्टेज पर बात करते हैं केंद्रीय कृषि फर्म। इसके लिए सूरतगढ़, ये कहां पड़ता है? गंगानगर में। इसकी स्थापना 1956 में रूस के सहयोग से की गई। रूस की कंपनी के सहयोग से की गई केंद्रीय कृषि फर्म। और अगला है और केंद्रीय कृषि फर्म सेकंड, इसकी स्थापना जेतसर, वो भी गंगानगर में है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ये बात हो गई महत्वपूर्ण अनुसंधानों के बारे में। राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1943 में की गई। केंद्रीय कृषि फर्म फर्स्ट सूरतगढ़, गंगानगर में स्थित है। 1956 में इसकी स्थापना की गई और रूस के कंपनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। फिर बात करते हैं केंद्रीय कृषि फर्म सेकंड की,
देश गंगानगर में स्थित है। यह है कनाडा की कंपनी की सहयोग से इसकी स्थापना की 1964 में। केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, इसकी स्थापना फतेहपुर, हमारे यहाँ फतेहपुर सीकर में की गई। कब की गई? 1974 में। ठीक है, अगले स्टेज पर बात करते हैं केंद्रीय बीज अनुसंधान, इसकी स्थापना सन 2000 में अबीजी नामक स्थान पर कहा की गई? अजमेर में। ये दो महत्वपूर्ण संस्थान, एक राजस्थान के जोधपुर जिले में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जिसका नाम से है काजरी, इसका हिंदी में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना, काजरी शोध संस्थान की स्थापना जोधपुर में सन 1959 में की गई। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण संस्थान। एक दो और अनुसंधान के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, और खजूर अनुसंधान केंद्र, ये दोनों बीकानेर जिले में स्थित है। फिर बात करते हैं राई व सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कहां स्थित है? भरतपुर में। सरसों सेवर भरतपुर के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगले स्टेज पर बात करते हैं जवार अनुसंधान केंद्र, यह है वल्लभनगर उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। काजरी शोध संस्थान की स्थापना जोधपुर में 1959 में, इसका हिंदी नाम राजस्थान केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। बेर अनुसंधान केंद्र व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राई अनुसंधान व सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में स्थित है। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र और मक्का अनुसंधान केंद्र, ये तीनों संस्थान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। फिर बात करते हैं इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं कपास अनुसंधान केंद्र, गंगानगर में प्रसिद्ध है। अगले स्टेज पर बात करते हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर का राजस्थान में प्रथम स्थान है बाजरा उत्पादन में। ये बात हो गई सोयाबीन, चावल और मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में।
इसबगोल मंडोर जोधपुर में स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में, बाजरा अनुसंधान केंद्र श्री बाड़मेर में स्थित है। फिर अगले स्टेज पर बात करते हैं कुछ कपास के 3 महत्वपूर्ण किस्में हैं। महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी है इन्हीं के बारे में इसी के साथ ही जान लेते हैं। कपास की सबसे पहली किस्म है मालवी कपास, देसी कपास और अमेरिकन। इसका सबसे अमेरिकन कपास कहां पाई जाती है सबसे अधिक है गंगानगर में। फिर देसी कपास चित्तौड़गढ़ में। फिर बात करते हैं मालवी कपास कहां पाई जाती है सबसे अधिक कोटा व बारा में। ये बात होगी कपास के 3 किस्मों के बारे में। अगले स्टेज पर बात करते हैं कपास को सिल्वर रेशा के उपनाम से भी जाना जाता है। कपास की 3 किस्में मालवी, देसी और अमेरिकन। कपास को सिल्वर रेशा के नाम से भी जाना जाता है। सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना। राजस्थान की कृषि के हम पार्ट 1 को आज इस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट को हम अगले दिन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल व अनेक सभी प्रकार की फसलों की अलग अलग किस्मों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कहां पर कितनी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी सिंचाई की परियोजना अभी वर्तमान में जारी की गई है, उन सभी के बारे में बात हम राजस्थान की कृषि के पार्ट 2 में बात करेंगे। इसी के साथ हम आपके प्रश्न क्वेश्चन है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि किस अंग्रेज अधिकारी ने दी? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।